हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टीजीटी एंड पीजीटी कॉमर्स की क्लासेस के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन इज। अब जो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन है वो किस तरह का कम्युनिकेशन होता है? आपने सुना होगा ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। फ्रेंड्स, वो कम्युनिकेशन होते हैं जैसा कि आपने देखा होगा, एक ऑफिस के अंदर बहुत सारे कलीग्स होते हैं तो आपस में बात करते हैं। जब भी वो किसी भी काम से फ्री होते हैं, गॉसिप करते हैं, किसी भी तरह का रूमर होता है ऑफिस के अंदर कि ये आने वाला है नया प्लान, या फिर अब ये नई पॉलिसी आने वाली है। तो इस तरह की जो गॉसिप होती हैं, इस तरह की जो कम्युनिकेशन होती है, वो कौन सी कम्युनिकेशन कहलाती है? फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, या फिर वर्टिकल। तो फ्रेंड्स, इस तरह की कम्युनिकेशन जो होती है वो हमारी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, क्योंकि इसके अंदर किसी भी तरह की फॉर्मल, या फिर अगर हम बात करें कि किसी भी तरह का कोई एविडेंस नहीं होता है इस तरह की कम्युनिकेशन में। यहाँ पर एक गॉसिप तरह की जो जैसे कि आप गॉसिप करते हैं तो गॉसिप का कोई वेस्ट नहीं होता। हम अपने कोई भी हमारा जिसके साथ हमारे अच्छे रिलेशन है, जिसके साथ हम क्लोज हैं, उससे हम इस तरह की जो कम्युनिकेशन है करते हैं। तो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन मोस्टली जो एम्प्लॉय से एम्प्लॉय के बीच में, कभी कभी जो एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर के बीच में भी हो सकती है, क्योंकि किसी किसी कंपनी में वहाँ पर हायर अथॉरिटी और लोअर अथॉरिटी के बीच में कोई भी गैप नहीं होता है। वहाँ पर सब लोग बहुत मिलजुल कर कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं। तो वहाँ भी अगर हम बात करें तो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये कंपनी टू कंपनी वेरी करती है, तो हम नहीं कह सकते कि ये यहाँ पर ये इसके अंदर कोई हायरकी होनी चाहिए। ये एक तरह से एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट है। ये हिंदी में क्वेश्चन है, तो आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है जॉब डिजाइन अप्रोचेस इज। अब जो जॉब डिजाइन है वो किस तरह की अप्रोच है? जॉब एनरिचमेंट की, जॉब एनलार्जमेंट, जॉब रोटेशन, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जॉब डिजाइन की बात की जा रही है। तो जॉब डिजाइन के अंदर क्या होता है, हम यहाँ पर सारे फैक्टर्स लेके चलते हैं जॉब के अंदर, क्या कैसे काम करना है, किसको काम करना है। तो ये देखिए, अगर आप ऑप्शंस को देखें तो जॉब एनरिचमेंट में क्या होता है कि यहाँ पर उसके नेचर के बेसिस पे किया जाता है। जॉब एनलार्जमेंट में उसकी ड्यूटीज को बढ़ा दिया जाता है। जॉब रोटेशन में क्या होता है, उसकी ड्यूटीज को यहाँ पर उसका नेचर सेम रहता है, बस उसको क्या है कि दूसरी जॉब में उसको रोटेट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ये जॉब डिजाइन तीनों ही जगह अप्लाई होगी, इसलिए ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, विच इज द एलिमेंट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। अब ब्यूरोक्रेसी का क्या एलिमेंट है आपको ये बताना है। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है रूल्स एंड रेगुलेशंस, हायरकी ऑफ अथॉरिटी, डिपार्टमेंटलाइजेशन, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो देखिए, ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है आप कोई भी काम यहाँ पर नौकरशाही या फिर तानाशाही इस तरह की चीजें लेके चल रहे हैं। तो देखिए, ब्यूरोक्रेसी के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं कि इसको ये काम करना है तो करना है, ये रूल बना दिए हैं, इस तरह के रेगुलेशंस हैं कंपनी के अंदर। तो यहाँ पर क्या है कि आपने सबको सारी चीजें अलोकेट कर दिया, उसको वो काम करना है, और उससे ऊपर की अथॉरिटी उसके ऊपर क्या करेगी, डिक्टेटरशिप करेगी, यानी कि उसको वो काम करना ही पड़ेगा, वो उसको वो काम करवाएगी। हायरकी अथॉरिटी में क्या होता है, हायरकी ऑफ अथॉरिटी होती है, जैसे कि टॉप हो गया, मिडिल हो गया, लोअर मैनेजमेंट हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी सबकी ड्यूटीज असाइन होती हैं, उनको वो काम करना है। डिपार्टमेंटलाइजेशन में भी क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, और वहां पर उनको जो भी ड्यूटीज दी गई हैं वो उनको परफॉर्म करनी है। तो ब्यूरोक्रेसी की अगर हम बात करें तो ये तीनों ही एलिमेंट करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ये सारे ही एलिमेंट हमारे ब्यूरोक्रेसी को बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कंसिस्ट ऑफ। अब जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का जो मॉडल है वो क्या बताता है? मैनेजमेंट ओरिएंटेड, एम्प्लॉय साइकोलॉजिकल ओरिएंटेड, या फिर ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो आप अपना होमवर्क के लिए रखिए। ठीक है, ये आपको इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट है, अब ये तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा टू फैक्टर थ्योरी को, तो यहाँ पर आपको ये बताना है ये टू फैक्टर थ्योरी जो है मोटिवेशन की, ये किसने दी है। फ्रेंड्स, अगर आप अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो मोटिवेशन की थ्योरीज को जरूर कर लीजिएगा, खासकर ये टू फैक्टर थ्योरी, और साथ में आप कौन सी करेंगे, नीड थ्योरी।
नीड थ्योरी भी बहुत पूछी जाती है और ये टू फैक्टर थ्योरी भी बहुत पूछी जाती है, बेसिक नीड थ्योरी जो होती है। अब देखिए ऑप्शन है एएस मास्लो, डेविड, हर्ट्जबर्ग और हैकमैन। तो यहाँ पे हर्ट्जबर्ग ने टू फैक्टर थ्योरी दी है। ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट अगेन थ्योरी आ गई, विच थ्योरी इंट्रोड्यूस्ड बाय बी एफ स्किनर। अब जो बी एफ स्किनर जो है उन्होंने कौन सी थ्योरी दी है? ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग या फिर थ्योरी ऑफ एसोसिएट्स। तो बी एफ स्किनर की बात करें तो इन्होंने दिया ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी यानी संचालक स्थिति सिद्धांत। तो ये आप बस एज इट इज इसको याद कर लीजिए, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं थ्योरी डिस्कशन हो तो हम थ्योरी को भी डिस्कस कर लेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन डज नॉट इन्वॉल्व। अब जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो फंक्शन है उसमें कौन सा इसमें से फंक्शंस इंक्लूड नहीं किया जाता है? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, कॉस्ट कंट्रोल या फिर ट्रेनिंग। तो देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या है? एक यहाँ पर पर्सोनेल की बात की जा रही है। तो देखिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर हम रिक्रूटमेंट भी बात करते हैं, सिलेक्शन की बात करते हैं, उनकी ट्रेनिंग की बात करते हैं, लेकिन कॉस्ट कंट्रोल की बात नहीं करते हैं। कॉस्ट कंट्रोल की बात हम कहाँ करेंगे? कॉस्ट अकाउंटिंग में, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसके अंदर इंक्लूड नहीं हो रहा है फंक्शन वो है हमारा कॉस्ट कंट्रोल। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टाफिंग इंक्लूड्स। अब स्टाफिंग के अंदर क्या क्या चीजों को इंक्लूड किया जाता है ये हमें बताना है। वर्कलोड एस्टिमेशन, प्लेसमेंट, इंडक्शन या फिर ऑल ऑफ दिस। तो देखिए स्टाफिंग के अंदर हम प्लेसमेंट को भी देखते हैं, इंडक्शन को भी देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए वर्कलोड एस्टिमेशन भी आएगा, क्योंकि वर्कलोड एस्टिमेशन में क्या होता है जब हम स्टाफिंग करते हैं, किसी भी पर्सन को अपॉइंट करते हैं, ये सारी अपॉइंटमेंट, प्लेसमेंट, ये सारी चीजें स्टाफिंग के अंदर आती हैं, ठीक है। तो जब हम उसको अपॉइंट करेंगे तो हम वर्कलोड भी देखेंगे कि एस्टिमेट लगाएंगे कि इसकी कितनी कैपेबिलिटी है, इसको जो ड्यूटी असाइन की जाएगी वो कितनी कैपेबिलिटी की होगी, क्या वो उसको ठीक तरह से कर सकता है या नहीं। तो ये सारी चीजें ही हमारे स्टाफिंग का पार्ट बन जाएंगी, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 1, 2 एंड 3 तीनों करेक्ट है। तो ऑल ऑफ दी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंपटीशन एक्ट इनेक्टेड इन द ईयर। अब जो कंपटीशन एक्ट है, आपने पढ़ा होगा कंपटीशन एक्ट के बारे में, तो आपको ये बताना है ये कब आया था? जून 2002, दिसंबर 2002, जनवरी 1999 या फिर नन ऑफ दीज। अगेन कंपटीशन फ्रेंड्स मैं आपको अपने प्रैक्टिस सेट में कम से कम 4 से 5 बार पहले भी बता चुकी हूँ। इसका आंसर मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगी, ये भी आपको होमवर्क में बताना है। इससे पता चलेगा कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है या नहीं, या फिर आपने अपना पहले से ये याद किया है या नहीं। तो ये आपको मुझे बताना है, मैं नहीं बताऊंगी कंपटीशन एक्ट के बारे में। और मैंने इस पे थ्योरी क्लास भी करी हुई है, तो आपने अगर कंपटीशन एक्ट को पढ़ना है तो आप कंपटीशन एक्ट की जो थ्योरी क्लास है उसको भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स, यानी कि जो फिजिकल एनवायरनमेंट होते हैं उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती हैं, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज, क्लाइमेट, वाटर, ऑल ऑफ दीज। तो देखिए फिजिकल एनवायरनमेंट में ये सारी ही चीजें हमारी कवर हो जाएंगी। नेचुरल रिसोर्सेज भी हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है, क्लाइमेट भी है, वाटर भी है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 4 हमारा अगेन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप इसके साथ ही साथ कुछ और थ्योरी की भी मैं आपको साथ ही साथ बता देती हूँ। यहीं पर देखिए थ्योरी एक्स एंड वाई, ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, किसने दी थी? तो थ्योरी एक्स एंड वाई दी थी मैक ग्रेगर ने, ठीक है, ये याद कर लीजिए, ये मैकग्रेगर ने दी थी। और देखिए थ्योरी एक्स के अंदर क्या है? थ्योरी एक्स के अंदर जो पर्सन होते हैं वो पैसिव होते हैं, यानी कि इनको किसी के मोटिवेशन की जरूरत होती है, किसी को लीड करने की जरूरत होती है। जब तक इन जो थ्योरी एक्स वाले जो पर्सन होते हैं, यानी इस नेचर के पर्सन जो होते हैं, वो लोग चाहते हैं कि कोई पर्सन हमें पीछे से मतलब एक तरह से क्या होता है, हमें पुश करे तब हम किसी काम को करेंगे। कोई हमसे कहेगा कि आप ये काम करो तब ये करते हैं। जबकि जबकि नेचर वाई के जो पर्सन होते हैं, यानी थ्योरी वाई के अंदर जो डिफाइन किए गए हैं पर्सन, वो पर्सन होते हैं जो कि खुद से इनिशिएट लेते हैं, यानी कि किसी को भी इनको मोटिवेट करने की या फिर लीड करने की जरूरत नहीं होती है, ये खुद से एक नए काम को करने के लिए आगे आते हैं। लेकिन वाई लोग नहीं आते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो एक्स जो एक्स नहीं आते हैं। आप शॉर्ट में समझ लीजिए, जो एक्स पर्सन लोग होते हैं वो थोड़े आलसी होते हैं,
वो खुद से काम नहीं करते हैं, जबकि वाई जो होते हैं वो बिल्कुल भी आलसी नहीं होते हैं, वो खुद से काम करते हैं, किसी को उनको बोलने की जरूरत नहीं होती कि आप ये काम करिए। ठीक है, तो थ्योरी एक्स एंड वाई भी आपके एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। यहाँ तक कि एक क्वेश्चन और है, जैसे कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये भी मैं आपको बहुत बार करा चुकी हूँ। तो ये किसने दिया था, ये थ्योरी फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, सॉरी, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर को। ठीक है, और इसके साथ ही साथ अगर हम कुछ और की बात करें, जैसे कि इसके साथ ही साथ जैसे कि जो हमारी हॉथरॉन थ्योरी है वो किसने दी थी, तो मेयो ने दी थी। तो कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं, तो आप उनको देख लीजिएगा, क्योंकि मैं पहले भी इसको डिस्कस कर चुकी हूँ क्लास में। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस क्लास भी जाके देख लीजिएगा। इसके साथ ही साथ द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव के ऑथर कौन है, तो वो है चेस्टर बर्नार्ड। तो इस तरह से आपके एग्जाम में थ्योरीज, साइंटिफिक मैनेजमेंट किसको कहा जाता है, ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कौन है, ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो आप इनका रिवीजन कर लीजिएगा। तो 4 पॉइंट्स विच इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि इन 4 पॉइंट में से आपको ये बताना है कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। हिंदी वाले क्वेश्चंस यहाँ पर है, 4 बिंदुओं में से एक आर्थिक गतिविधि नहीं है, ये बतानी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये पता होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसके अंदर मॉनेटरी एस्पेक्ट को कवर किया जाता है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जिसके अंदर मॉनेटरी एस्पेक्ट यानी कि मनी जिसमें इंक्लूड नहीं होती है, यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन है वो मनी से मनी के बारे में उसमें बात नहीं की जाएगी। ठीक है, तो देखिए ऑप्शंस प्रोडक्शन है, सोशल सर्विस है, प्रोफेशनल एंड ट्रेडिंग एंड गुड्स है। तो आप इजीली बता सकते हैं, देखिए प्रोडक्शन में भी मनी की बात होगी, ठीक है, प्रोफेशनल में भी मनी की बात होगी, क्योंकि कोई भी अपनी प्रोफेशनल सर्विस देगा तो वहां पर वो उसके बदले में क्या लेगा, आपसे मनी लेगा। ट्रेडिंग इन गुड्स, जब हम गुड्स में ट्रेड करेंगे तब भी हमारे यहाँ पे मनी की बात की जाएगी। अब क्या बचा हमारा सोशल सर्विस, तो फ्रेंड्स नाम से ही है कि यहाँ पे सर्विस की जा रही है, तो यहाँ पे मनी की बात नहीं है, इसलिए यहाँ पे नॉट बात की गई है, नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसलिए ऑप्शन भी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल था, आई होप सबका यहाँ पे आंसर क्लियर होगा। नेक्स्ट है विच ऑप्शन इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी, अब आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो बिजनेस एक्टिविटी का नहीं है। ऑप्शन है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, या फिर वर्क इन अ फैक्ट्री फॉर वेजेस। तो देखिए यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी की बात करें तो प्रोडक्शन ये हमारा क्या है, बिजनेस एक्टिविटी है, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस एक्टिविटी है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिजनेस एक्टिविटी है। अब यहाँ पे कौन सी बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, तो वो है ये वर्क इन अ फैक्ट्री फॉर वेजेस। ठीक है, ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ बिजनेस, अब इसमें से कौन सी बिजनेस की करेक्टरिस्टिक है आपको ये बताने हैं, प्रोडक्शन, एक्सचेंज ऑफ और सेल, रिस्क एलिमेंट और ऑल ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स आपने करेक्टरिस्टिक अगर बिजनेस की पढ़ी है या फिर आपको मीनिंग में बताया तो आप इजिली बता सकते हैं। बिजनेस के एक्टिविटीज में आता है, प्रोडक्शन की बात की जाती है, एक्सचेंज और सेल की बात की जाती है, प्रॉफिट मेकिंग की बात की जाती है, ठीक है, और रिस्क एलिमेंट की बात की जाती है। बिजनेस के लिए रिस्क एलिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट ही रिस्क से होता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता हम जो भी बिजनेस सेटअप कर रहे हैं उसमें कितना प्रॉफिट होगा कितना लॉस होगा, तो रिस्क एलिमेंट को लेकर ही उसको स्टार्ट किया जाता है, इसलिए यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे ही एलिमेंट हमारे बिजनेस करेक्टरिस्टिक में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑयल रिफाइनरी एंड शुगर मिल आर क्लासिफाइड अंडर विच इंडस्ट्री, तो आपको इंडस्ट्री बतानी है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टियरी या फिर नन ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो डायरेक्ट प्रोडक्ट को बनाती है, मतलब उसमें लेयर्स नहीं होते हैं, डायरेक्ट वो आती है, जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हमारे प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट होते हैं। अब यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी एंड शुगर मिल की बात की गई है, तो फ्रेंड्स ये प्राइमरी नहीं है, इसमें क्या होता है जो हमारे शुगर केन होते हैं उससे शुगर बनाई जाती है। ठीक है, तो यानी क्या हो गया, सेकेंड प्रोसेस हो गई, सेकेंड पार्ट हो गया, इसलिए ये सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट होती है। अब नीचे यहाँ पे थर्ड पॉइंट दे रखा है टर्टियरी, तो फ्रेंड्स टर्टियरी का अगर हम यहाँ पे मीनिंग आपको बताएं तो टर्टियरी का मतलब होता है जब हम किसी को अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वो सारी इंडस्ट्री हमारी टर्टियरी में आती है, जैसे कि तृतीयक हो गया। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 2 जो है माध्यमिक, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेकेंडरी इंडस्ट्री का ये पार्ट है। नेक्स्ट आते हैं, आइडेंटिफाई द एक्टिविटी विच डज नॉट सपोर्ट ट्रेड, अब हमें वो एक्टिविटी आइडेंटिफाई करनी है जो कि ट्रेड को सपोर्ट नहीं करती है, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस और माइनिंग। तो फ्रेंड्स आपने
ट्रेड और एड्स टू ट्रेड के बारे में पढ़ा होगा। तो एड्स टू ट्रेड यानी कि जो ट्रेड को सपोर्ट करते हैं। तो देखिए उसमें था बैंकिंग था, वेयर हाउस था, इंश्योरेंस था, और साथ ही साथ उसमें और भी बहुत सारी फैसिलिटीज थी जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ये सारी क्या है, हमें ट्रेड को करने में हमें हेल्प करते हैं। लेकिन माइनिंग हमारी कहीं भी हेल्प नहीं करती, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कि इसकी नहीं थी हिंदी, सॉरी, लेकिन आपको बहुत सिंपल था, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इन विच ऑक्यूपेशन पीपल गेट सैलरी और वेजेस इन रिटर्न फॉर देयर वर्ल्ड, यानी कि ऐसी कौन सा ऑक्यूपेशन है जिसमें हमारी जो सैलरी है और वेजेस है वो हमारे दी जाती है और उसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है। एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, प्रोफेशन या फिर नन ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स सैलरी और वेजेस हम यूज करते हैं एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। बिजनेस में हम प्रॉफिट एंड लॉस की इन टर्म यूज करते हैं और प्रोफेशन में बात की जाती है चार्जेस, क्या सर्विस चार्जेस हैं, ठीक है। फीस क्या है, इन वर्ड्स की यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आइटम डज नॉट कॉज एनी बिजनेस रिस्क। अब इसमें से कौन सा आइटम जो है बिजनेस रिस्क का पार्ट नहीं है। ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी, इफिशिएंट मैनेजमेंट, राइट्स या फिर चेंजिंग गवर्नमेंट पॉलिसी। तो फ्रेंड्स देखिए ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी होती है तो वो बिजनेस का ही पार्ट है क्योंकि वो बिजनेस को ही बियर करना है। इफिशिएंट मैनेजमेंट भी बिजनेस रिस्क का ही पार्ट होता है, राइट्स भी बिजनेस रिस्क का पार्ट होता है। जबकि अगर यहाँ पे बात करें चेंजिंग गवर्नमेंट पॉलिसी की तो ये बिजनेस रिस्क ना होकर ये पॉलिटिकल रिस्क है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच बिजनेस द सपोर्ट सर्विस एक्टिविटीज आर कैटेगराइज। अब किस बिजनेस के अंदर जो हमारी सपोर्ट सर्विस एक्टिविटीज हैं वो कैटेगराइज की जाते हैं। कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज, प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज या फिर टर्टियरी। तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको ऊपर समझाया था तो आप इजीली इसको बता सकते हैं। जो हमारी सपोर्ट सर्विसेज होती हैं वो हमारी किसका पार्ट होती हैं, सपोर्ट सर्विस हमारी हमेशा पार्ट होंगी यहाँ पर टर्टियरी सर्विसेज का, क्योंकि यहाँ पे सर्विस की बात करें। जबकि सेकेंडरी में हमारी जो जिसमें ज़्यादा प्रोसेसिंग होती हैं जैसे कि हमारे पेट्रोल हो गया या फिर हमारे माइनिंग हो गई, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो हमारी सेकेंडरी में आती हैं। प्राइमरी प्रोडक्ट जैसे कि एग्रीकल्चर डायरेक्ट प्रोडक्ट आता है, ठीक है। और कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज हमारी वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें हम कॉमर्शियल प्रोडक्ट की डिलीवरी करते हैं या फिर उनका ट्रांजेक्शन्स करते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन बिजनेस वाई इट इज एसेंशियल टू मेक अ प्रॉफिट। अब बिजनेस में बिजनेस प्रॉफिट बनाना क्यों जरूरी होता है। इट प्रोवाइड्स अ रिटर्न टू इन्वेस्टर या फिर इट प्रोवाइड्स फंड्स फॉर फ्यूचर एक्सटेंशन, इट इंक्रीज द रेपुटेशन ऑफ अ कंपनी या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स प्रॉफिट हम इसलिए भी अर्न करते हैं या फिर कमाते हैं बिजनेस के अंदर कि ये इन्वेस्टर को रिटर्न देने में हमारी हेल्प करता है क्योंकि उसी से इन्वेस्टर को रिटर्न दिया जाता है। सेकेंड ऑप्शन है प्रोवाइड फंड्स फॉर फ्यूचर एक्सटेंशन। अगर हमें अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, कहीं और ब्रांच ओपन करनी है, कोई बिजनेस में हमें प्लांट लगाना है, ये सब एक्सटेंशन के लिए भी हमें प्रॉफिट की जरूरत होती है क्योंकि अगर हमारे पास इनफ प्रॉफिट नहीं होगा तो अपने बिजनेस में हम इन्वेस्ट कहाँ से करेंगे, फिर हमें फर्दर लोन लेना पड़ेगा, वो भी हमारे लिए एक रिस्क का पार्ट हो जाएगा। थर्ड है इट इंक्रीज दी रेपुटेशन ऑफ अ कंपनी। ये कंपनी की ऑफ कोर्स अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे या फिर हम ईयर बाय ईयर कहें वो इंक्रीज हो रहा है तो ये रेपुटेशन इंक्रीज करेगा। उससे ये होगा इन्वेस्टर के माइंड में कि हाँ इस कंपनी का प्रॉफिट बहुत अच्छा जाता है, हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। अब इसमें से कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है हमें ये बताना है। द स्कोप ऑफ कॉमर्स इज नैरो देन बिजनेस, कॉमर्स इंक्लूड्स ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। थर्ड है फॉरेन ट्रेड इज परचेज एंड सेल बाय द ट्रेडर्स ऑफ द सेम कंट्री एंड फोर्थ है ट्रेडर्स सर्व एज अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। तो यहाँ पे याद रखिए फॉल्स की बात की गई है तो देखिए फॉल्स यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे बात करें फॉरेन ट्रेड इज परचेज एंड सेल्स बाय द ट्रेडर्स ऑफ द सेम कंट्री, जबकि ऐसी बात नहीं है, ये सेम कंट्री में ट्रेड इसका नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैनेजमेंट फंक्शन। प्लानिंग, स्टाफिंग, कोऑपरेटिंग या फिर कंट्रोलिंग। तो फ्रेंड्स आपको मैनेजरल फंक्शंस पूरे याद होंगे, देखिए कौन कौन से होते हैं आप इनको याद कर लीजिए। पोस्ट, कॉर्ब, ठीक है, ये हमारे पोस्ट कॉर्म है, यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, सीओ यानी कंट्रोल
आर से होता है रिपोर्टिंग एंड बी से होता है बजटिंग। तो देखिए यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पे कोऑपरेटिंग नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी तो आप एमसीक्यूज ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए थोड़ा आप थ्योरी पर भी फोकस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए पहले आप हिंदी में देख लीजिए, इंग्लिश में देख लीजिए इस क्वेश्चंस को। पॉलिसी फॉर्मुलेशन कम्स अंडर विच रोल? टॉप लेवल मैनेजर्स, मिडिल लेवल मैनेजर्स, ऑपरेटिंग मैनेजमेंट या फिर ऑल ऑफ द अबव? यानी कि जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है वो किसका पार्ट होता है? तो यहाँ पर आपने ये ऑप्शंस देख लिए हैं। अब एक बार आप इस क्वेश्चंस को हिंदी में भी देख लीजिए। तो फ्रेंड्स पॉलिसी फॉर्मेशन का पार्ट जो होता है वो हमारा टॉप लेवल का काम होता है, और उस पॉलिसी फॉर्मेशन को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है और करवाना है ये मिडिल लेवल का काम होता है, और उसको किस तरह से अगर हम कहें कि बॉटम पे उसका काम करना है वो हमारा लोअर लेवल का काम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ पे आंसर आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो ये शीर्ष स्तर के प्रबंधक यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज। अब मैनेजमेंट हमारा किस तरह से डिफाइन किया जाता है, ये बहुत सिंपल है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को सबको पता होगा। इसका जो आंसर है वो होगा सी, बोथ आर्ट एंड साइंस, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो या आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।